गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के अंदर द्वितीय प्रश्न पत्र मातृ कला एवं जनसंख्या के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है प्रजनन संस्थान, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रजनन का मतलब अगर देखा जाए तो होता है कि हमारे समान नई संतति उत्पन्न करना, यानी कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर, चाहे जंतु हो, जानवर हो, किसी भी प्रकार का या मनुष्य है, प्रत्येक जाति में अपने ही समान अपनी संतति उत्पन्न करने की एक क्षमता पाई जाती है। उसी क्षमता को अगर देखा जाए तो प्रजनन क्षमता कहा जाता है। जैसे कहा जाए कि नई पीढ़ी का निर्माण करना, अगर ऐसा कहा जाए कि नई पीढ़ी का निर्माण करना, नई संतति उत्पन्न करना, बच्चों की उत्पत्ति, वही प्रजनन क्षमता है। प्रजनन संस्थान का मतलब होता है कि वे सभी अंग जो नई संतति उत्पन्न करने में अपना पूरा का पूरा योगदान देते हैं, जो शिशु के जन्म के लिए आवश्यक होते हैं, वे सभी अंग मिलकर प्रजनन संस्थान का निर्माण करते हैं। अगर ऐसा कहा जाए कि प्रत्येक प्राणी, चाहे सजीव है जो प्राणी, उनके अंदर अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की एक क्षमता पाई जाती है। चाहे मनुष्य हुआ, जीव जंतु हुए, प्रत्येक जंतु, उनके अंदर ये क्षमता पाई जाती है। ये अगर देखा जाए तो प्रकृति प्रदत्त ही एक क्षमता है जिसके माध्यम से सभी सजीव प्राणी अपनी वंश वृद्धि करते हैं। अगर ऐसा कहा जाए कि जितने भी सजीव प्राणी हैं वे वंश वृद्धि करते हैं, यानी कि अपने वंश का निर्माण करते हैं, और उसी के आधार पर उनका जो वंश है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर चलता है। सजीव प्राणी अपनी ही जाति का जीव उत्पन्न करके अगली पीढ़ी की सृष्टि का निर्माण करते हैं, यानी कि जो सजीव हैं वो अपने ही समान अपनी ही संतति को उत्पन्न करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। उसी के आधार पर अगर देखा जाए तो नई संतति का निर्माण करके वो एक पीढ़ी का निर्माण करते हैं, और वही पीढ़ी आगे जाके वापस संतति उत्पन्न करेगी, और ये प्रक्रम जो है आगे से आगे चलता रहता है। अगर बिल्ली देखी जाए, जैसे कि उदाहरण के तौर पे बिल्ली अपने ही समान अपने बच्चों को जन्म देती है। और अगर पौधों में देखा जाए तो पौधे अपने ही समान नए पौधों का निर्माण करते हैं। जैसे मटर के बीज को डालने पर मटर का पौधा उगेगा, वैसे ही देखा जाए तो मानव जो है अपने ही समान अपनी संतति को उत्पन्न करता है। अपने ही समान जाति के जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसको कहा जाता है प्रजनन क्षमता। सबसे पहले आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है प्रजनन क्षमता, यानी कि अपने ही समान अपने समान जीव उत्पन्न करना, जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो कहलाती है प्रजनन क्षमता। अब अगर देखा जाए कि जैसे कि किसी एक अमीबा है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसमें कोई प्रजनन अंग नहीं होता है। फिर भी अगर जैसे कि अमीबा है वो धीरे धीरे विखंडन के द्वारा परिपक्व होता है, और परिपक्व होने के बाद वो दो भागों में बट जाता है, और वो दो भाग जो होते हैं स्वतंत्र रूप से अलग अलग हिस्से में बट जाते हैं और दो जीव के रूप में जाने जाते हैं। इसी तरह अमीबा जैसे सरल जीव में भी प्रजनन का जो है वंश का क्रम चलता है। सभी विकसित प्राणियों में प्रजनन की क्रिया जो है लैंगिक होती है। लिंग के आधार पर ही समस्त विकसित प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है। अब जैसे लिंग के आधार पर मेल और फीमेल दो रूपों में प्राणियों को बांटा गया है, यानी कि नर और मादा। मनुष्य सबसे अधिक विकसित प्राणी के रूप में जाना जाता है। इसमें प्रजनन क्रिया लैंगिक होती है, यानी कि नर और मादा दोनों के ही जो अपने अपने अंग हैं, यानी कि जो प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी जरूरी है और नई संतति को उत्पन्न करने के लिए भी जरूरी होते हैं, उन्हीं के आधार पर अगर देखा जाए तो एक नई संतति का निर्माण होता है। आज अगर आगे हम पढ़ेंगे प्रजनन स्वास्थ्य। प्रजनन स्वास्थ्य का मतलब होता है कि वे सभी अंग जो कि एक नई संतति के निर्माण के लिए अपना पूरा योगदान दे और उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी दोष ना पाया जाए, यानी कि उन अंगों में किसी भी प्रकार की कोई विकृति ना हो या कोई भी दोष ना हो, और वे अंग पूरी तरीके से एक नई संतति का स्वस्थ संतति के निर्माण में आवश्यक हो, उस स्वास्थ्य को कहा जाता है प्रजनन स्वास्थ्य।
अगला हम पढ़ेंगे यौवनारंभ। यौवनारंभ का मतलब अगर देखा जाए, इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, यौवन प्लस आरंभ। यानी कि जब युवा अवस्था में जब हम आ जाते हैं, वो अवस्था जिसमें हम एक नई संतति के निर्माण करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि एक संतति उत्पन्न करने के लिए हमारे अंग पूरी तरीके से विकसित हो चुके होते हैं, जो कि एक नई संतति को निर्माण करने में अपना योगदान दे सकते हैं। शैशवावस्था के बाद जैसे कि किशोरावस्था आती है, शुरू होती है, अगर उसमें एक किशोर बालक और एक बालिका जो होते हैं वो यौवन को प्राप्त करते हैं, या यूँ कहा जाए कि वह अवस्था जब लड़का और लड़की इतना परिपक्व हो चुके हैं कि उनके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, उनके कुछ अंग विकसित होकर दिखने लगते हैं और उनमें इतनी क्षमता आ जाती है कि वे अपने ही समान नए संतति के निर्माण का योगदान दे सकते हैं। अब जैसे कि ये देखा जाए कि जो लड़के हैं और जो लड़की हैं, दोनों में ही संतति उत्पन्न करने के लिए अलग अलग उम्र में जैसे लक्षण दिखते हैं, या यूँ कहा जाए कि जो उनके जो कुछ परिपक्वता है अलग अलग उम्र के हिसाब से आती है। अगर लड़कियों में देखा जाए तो जो प्रजनन की जो क्षमता है वो 13 से 15 वर्ष की आयु में शुरू होती है। लड़की में प्रजनन क्षमता 13 से 15 वर्ष की आयु में शुरू होती है, ये आरंभ होने का समय है। यानी कि 13 वर्ष की आयु में आते आते एक लड़की इतनी परिपक्व हो चुकी होती है, या यूँ कहा जाए कि उसके शरीर में इतनी परिपक्वता आ चुकी होती है कि वो एक संतति के निर्माण में अपना पूरा योगदान दे सकती हैं। और जो इनका आरंभ का काल है 13 से 15 वर्ष, और जो इसकी समाप्ति का काल अगर देखा जाए तो 48 से 50 वर्ष, यानी कि 50 वर्ष की आयु तक आते आते जो उनकी ये क्षमता है पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। 13 से 15 वर्ष में ही लड़कियों में रजोधर्म या मासिक चक्र शुरू हो जाता है। रजोधर्म का मतलब होता है, रजोधर्म यानी कि महिलाओं में होने वाला वह मासिक स्राव जो कि एक माह के बाद यानी कि 28 दिन के बाद उनके शरीर में होने वाली एक प्रक्रिया है, जो कि एक नए शिशु के जन्म के लिए निर्माण में अपना पूरा योगदान देती हैं। अगर जैसे कि रजोस्राव का मतलब है कि उनके शरीर से शिशु जन्म को अगर चाहे तो अगर ऋतुस्राव से पहले अगर उनके जो अंडाणु जो उनके शरीर में बनते हैं वो 28 दिन के अंदर उनके शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, और ये प्रक्रिया 6 से 7 दिन की होती है। अगर उनसे ऐसी स्थिति आने से पहले ही अगर अंडाणु का जो मिलाप है वो पुरुष शुक्राणु के द्वारा हो जाए तो ये जो अंडाणु है परिपक्व होकर आगे जाकर एक शिशु के निर्माण में या एक संतति के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। फिर है जैसे कि 13 से 15 वर्ष के बाद जब मासिक चक्र या रजोधर्म जब महिलाओं में शुरू हो जाता है तो ऐसी स्थिति में महिलाओं में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि स्तन का विकास होना, उसके अलावा योनि गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है, शब्द ध्वनि पतली हो जाती है, यानी कि जो महिला हैं उनकी आवाज़ जो है वो पतली हो जाती है, और जो उनके जनन अंग हैं उनके ऊपर बाल निकल आते हैं। श्रोणी मेखला जो उनकी है यानी कि कमर का निचला जो हिस्सा है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है, और एक जो लड़की है वो संपूर्ण रूप से अगर उसको देखा जाए तो स्त्री के रूप में हमको दिखाई देती है। तो अभी तक तो था कि हमने पढ़ा कि लड़की में प्रजनन क्षमता 13 से 15 वर्ष में आती है, जो कि 48 से 50 वर्ष की उम्र में आते आते समाप्त हो जाती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो पुरुषों में जो प्रजनन क्षमताएं हैं महिलाओं के बाद यानी कि 15 से 17 वर्ष में शुरू होती है, यानी कि ऐसा कहा जाए कि महिलाओं के बाद में पुरुषों में 1 से 2 वर्ष के बाद ये क्षमता उत्पन्न होती है। पुरुष के अंदर 15 से 17 वर्ष में आरंभ होती हैं, जो कि बाद में ही समाप्त होती है, जैसे कि 55 से 60 वर्ष की उम्र में।
अब जैसे कि ये स्थिति आने पर 15 से 17 वर्ष की जब स्थिति होती है तो पुरुषों में भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि उनकी आवाज़ है वो मोटी हो जाती है, उनके जनन अंगों पर भी बाल आने शुरू हो जाते हैं, और यूँ कहा जाए तो उनके चेहरे पे दाढ़ी मूंछ का आना, उनके कंधों का चौड़ा होना वगैरह इस तरह के लक्षण उनके ऊपर दिखाई देते हैं। उसके अलावा जैसे उनकी छाती पर बाल उग जाते हैं, पेशियों में जैसे अलग अलग उभार देखने को मिलते हैं। तो ये लक्षण यौवनारंभ के प्रारंभ होने पर पुरुष और महिला दोनों के अंदर देखने को हमें मिलते हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति स्त्रियों में ही होती है, यानी कि यूँ कहा जाए कि जो मासिक चक्र है जब वो महिलाओं में परिपक्वता आने पर शुरू होता है, यानी कि 13 से 15 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाता है, और वो एक निश्चित उम्र के पश्चात यानी कि जब वो 50 वर्ष तक जब महिलाएं पहुंच जाती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे जो उसमें होने वाले वो मासिक चक्र जो था वो अब बंद हो जाता है, यानी कि उनमें संतति उत्पन्न करने की क्षमता पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो उस स्थिति को कहा जाता है रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति का अर्थ है रजोधर्म या मासिक धर्म का समाप्त हो जाना, यानी कि 45 से 48 वर्ष के बाद में ये स्थिति आती है जो कि रजोधर्म बंद हो जाता है, यानी कि महिलाओं में वाहिका प्रेरक में परिवर्तन हो जाते हैं और स्तन के उत्तक ढीले हो जाते हैं उनके। अब जो अगला हम पढ़ेंगे पुरुष के प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पुरुष के जो प्रजनन अंग हैं उनके बारे में। पहला अगर देखा जाए पुरुष के अंदर जो अंग पाए जाते हैं जो कि प्रजनन क्षमता को बनाए रखने में या प्रजनन करने के लिए जो जरूरी होते हैं वे अंग हैं। सबसे पहला वृषण, यानी कि इनकी जो संख्या होती है उनके शरीर में 2 रहती हैं। शुक्र वाहिकाएँ पाई जाती हैं जिनकी संख्या भी 2 रहती है। शुक्र वाहिकाएँ यानी कि वे वाहिकाएँ जो शुक्राशय के अंदर पाई जाती हैं और उनके अंदर से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। फिर होता है अधिवृषण, यानी कि ये भी इनकी संख्या भी 2 रहती है। शुक्राशय इनकी संख्या भी 2 रहती है। प्रोस्टेट ग्रंथि ये पुरुषों के अंदर पाई जाती है, इसकी मात्रा होती है 1, और शिश्न इसकी मात्रा भी पुरुषों के अंदर पाई जाती है 1। अब अगर इनको सभी अंगों में वृषण मुख्य जो अंग होता है वो है, तथा अन्य अंग जो हैं वो सहायक अंगों के रूप में कार्य करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृषण के बारे में। वृषण को अंड ग्रंथियां भी कहते हैं। यह पुरुष प्रजनन तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यूँ कहा जाए कि पुरुषों के शरीर में जो वृषण है ये 2 पाए जाते हैं, यानी कि एक जोड़ी इनके अंदर पाई जाती है इनकी संरचना, जिसके अंदर प्रजनन अंग जो ये है इनके अंदर अंड ग्रंथियों का निर्माण होता है। अंड ग्रंथियाँ पाई जाती है जिसमें अंड का निर्माण होता है। यह शरीर के बाहर वृषण कोश अंड कोश के अंदर स्थित होते हैं। ये संख्या में 2 अंडाकार होते हैं और इनकी जो लंबाई है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और इनकी जो चौड़ाई है वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है, और इनकी अगर मोटाई देखी जाए तो वो होती है 3 सेंटीमीटर। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड द्वारा वृषण कोश में लटके हुए रहते हैं और शीशन की जो जड़ के नीचे अगर देखा जाए तो ये उपस्थित होते हैं। दोनों वृषणों के बीच में एक झिल्ली होती है जो दोनों वृषणों को एक दूसरे से पृथक करती है, यानी कि जो वृषण है इन दोनों के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है, या ऐसा कहा जाए कि दोनों को अलग करने के लिए एक दीवार का काम करती है। वृषण 3 स्तरों से बने एक आवरण द्वारा अवशिष्ट रहते हैं, जिसके अंदर पहला स्तर जो है वो है ट्यूनिका वेजिनिलिस। यह स्तर सबसे बाहरी स्तर जो कहा जाता है। दूसरा स्तर इसके अंदर होता है ट्यूनिका एल्बुगिनिया, यह जो है मध्य का स्तर होता है। और जो तीसरा स्तर है वो है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, यह सबसे अंदर का स्तर होता है, यानी कि सबसे अंदर की ओर पाया जाता है। और जो वेस्कुलोसा जो स्तर है उसके अंदर रक्त वाहिकाओं का जाल पाया जाता है या नलियाँ पाई जाती हैं, जिसके माध्यम से देखा जाए तो वृषण का जो पोषण का कार्य किया जाता है और उनके अंदर के जो विकार है उनको शिराओं के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। वृषण से एक नली उदर गुहा की ओर प्रवेश करती है जिसे शुक्र वाहिका कहते हैं, यानी कि वृषण से एक जोड़ी जो है शुक्र वाहिकाएं निकलती हैं।
ये शुक्र वाहिकाओं में वीर्य बाहर की ओर निकलता है। ये शुक्र वाहिका जो है उदर गुहा से होती हुई मूत्र मार्ग के पास में स्थित होती हैं और जो दो छोटी छोटी थैलियों में जाकर मिलती हैं, जिसे हम शुक्राशय कहते हैं। यानी कि शुक्र वाहिकाओं से निकलकर दो थैलियों के अंदर जाके ये मिलती हैं, जिसका कारण शुक्राशय का निर्माण होता है। इन्हीं थैलियों के ऊपर अगर देखा जाए तो मूत्राशय स्थित होता है, मूत्राशय होता है। शुक्राशय से एक छोटी और एक पतली नलियाँ जो हैं मूत्र मार्ग में मूत्राशय की नीचे की ओर खुलती हैं। और अगर ऐसा कहा जाए कि जो स्खलनीय नलिकाएं हैं, इनको स्खलनीय नलिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। इन नलिकाओं से ही जो वीर्य है वो मूत्र मार्ग से होकर बाहर की ओर निकलता है। और ये जो वीर्य स्खलनीय नलिका है उनके आसपास के अंदर अगर देखा जाए तो प्रोस्टेट ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इन प्रोस्टेट ग्रंथियों के ठीक नीचे और मूत्र मार्ग के दोनों ओर अगर देखा जाए तो मटर के छोटे छोटे दानों के आकार की दो ग्रंथियां और पाई जाती हैं, जिसको हम कूपर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब अगर जैसे वृषण की रचना देखी जाए, जो वृषण है उसको अगर देखा जाए तो इसको अनुप्रस्थ काट अगर देखा जाए तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसमें 200 से 300 छोटे छोटे कोष्ठक पाए जाते हैं। और इन प्रत्येक कोष्ठक से एक 4 कुंडलित लूप के बने हुए होते हैं, 1 से 4 कुंडलित लूप बने रहते हैं। इन कुंडलित लूपों को शुक्रजनक नलिका भी कहा जाता है। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका की जो लंबाई अगर देखी जाए तो वो 60 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। यानी कि जो शुक्र नलिका इनमें से निकलती है उनकी लंबाई 60 से 90 सेंटीमीटर तक रहती है। इन्हीं शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में लेडिग की कोशिका पाई जाती है। ये लेडिग की कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो मनुष्य जो पुरुष में है, उनके पुरुष जो अंग हैं उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके लक्षणों को दिखाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब अगर देखें हम जो दूसरा अंग है पुरुषों के अंदर पाया जाने वाला है वो है शुक्र वाहिका। शुक्रजनक नलिकाएं जो हैं वो जब आपस में मिलकर एक वृषण जालक का निर्माण करती हैं। यानी कि जो शुक्र नलिकाएं हैं वो मिलकर एक वृषण जालक का निर्माण करती हैं, उस वृषण जालक से कुछ अपवाही नलिकाएं जो हैं वो निकलती हैं। उन नलिकाओं को अधिवृषण वाहिनी के नाम से पुकारा जाता है। और जो ये अधिवृषण वाहिनी है आगे चलकर वापस एक नलिका के समान रचना बनाती हैं। यही जो नलिका है समान रचना की जो शुक्रवाहिनी नलिकाएं कहलाती है। यानी कि जो अधिवृषण नलिका है वो मिलकर शुक्रवाहिका का निर्माण करती हैं। शुक्रवाहिनी आगे चलकर उदर गुहा के भाग में पहुंचती हैं और वहां से निकलकर वापस से मूत्र मार्ग मूत्राशय के नीचे खुलती हैं और जिन्हें स्खलनीय नलिका के नाम से जाना जाता है। अब अगर देखा जाए जो शुक्रवाहिनी है उसका जो कार्य है वो शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग से बाहर की ओर निकालने का होता है। और यही जो शुक्राणु है वो जैसे देखा जाए अगर महिलाओं के अंदर अंडाणु के द्वारा निषेचित हो जाते हैं, उनको निषेचन कर देते हैं तो वो नई संतति का निर्माण में अपना योगदान देते हैं। तीसरा जो हमारा इसके अंदर वापस अंग देखते हैं वो है हमारा शुक्राशय। शुक्राशय जो है यह एक थैली के समान एक रचना होती है जो दोनों शुक्र वाहिनियों के छिद्र के आसपास तथा मूत्र मार्ग के आधार में खुलती है। इसका जो कार्य है वो गाढ़े चिपचिपे द्रव का स्राव करना होता है और यह वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। यानी कि ऐसा कहा जाए कि वीर्य के अंदर गोंद के समान चिपचिपो एक पदार्थ पाया जाता है जिसको हम जो है उसका निर्माण जो है शुक्राशय के अंदर ही होता है। अगला जो हमारा है वो है प्रोस्टेट ग्रंथि। यह अगर देखा जाए बादाम के आकार जैसी एक ग्रंथि है जो मूत्राशय के ठीक नीचे की ओर उपस्थित होती है। अब इसका जो कार्य है वो है कि एक प्रकार का पोषण युक्त रस स्रावित करती है जो शुक्राणु के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो हार्मोन शुक्राणु के जो अगर देखा जाए तो उसके वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। फिर हमारा जो आगे है वो है शिश्न।
शिश्न जो अगर देखा जाए तो यह पुरुष प्रजनन तंत्र का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग माना गया है। इसका जो ऊपरी जो है हिस्सा है वो चर्म शिश्नाग्र छद और अग्र त्वचा के रूप में कहलाता है। यह एक लटकता हुआ कोमल अंग है जो अंडकोश के सामने की ओर स्थित होता है। अगर देखा जाए तो इसी के द्वारा जो पुरुष संभोग है या मैथुन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। यानी कि मैथुन करते समय शुक्राणु शुक्र वाहिकाओं के द्वारा मूत्र मार्ग से होते हुए शिश्न से बाहर निकलते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो शिश्न जो है त्वचा के आवरण से आवेष्टित रहता है और हर्षण उत्तक का बना हुआ रहता है। शिश्न में मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं। जो सबसे पहला भाग है वो लंबे और अत्यंत संकुचनशील आयाम डोरियों के बने हुए होते हैं और इन्हीं डोरियों को दंडिकाओं के भी कहा जाता है। और ये जो डोरियां हैं वो पेशिया और रक्त कोटरों की बनी हुई रहती हैं, यानी कि उनके रक्त कोशिकाओं के अधिक उसके अंदर पाई जाती हैं। इन डोरियों में से प्रथम 2 जो डोरी होती हैं वो शिश्न को रक्तधर कार्य के तथा और जो दूसरी डोरी है वो कार्पस स्पंजी ओसम के रूप में उसको कहा जाता है। अब जो हमारा अगला है वो है देखा जाए तो शुक्राणु। शुक्राणु जो होता है वृषण में उपस्थित शुक्र जनन जो नलिका है उसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। अब अगर ऐसा कहा जाए कि मैथुन के उपरांत प्रत्येक स्खलन में लगभग 4 से 5 सीसी वीर्य या शुक्र स्राव निकलते हैं, यानी कि बहुत सारी मिलियन मात्रा में 200 से 300 मिलियन तक अगर उसके अंदर शुक्राणुओं की संख्या पाई जाती है। ये शुक्राणु बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और 1-2 माह तक ही जीवित रह सकते हैं, उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं। अगर यूँ कहा जाए कि जब ये शुक्राणु महिलाओं के अंडाशय तक पहुंच जाते हैं और अंडाणुओं से निषेचित हो जाते हैं, और यानी कि ऐसा कहा जाए कि ये शुक्राणु बहुत ही अधिक मात्रा में होने की वजह से जब महिला शरीर में जब पहुंचते हैं, अंडाशय के अंदर पहुंचते हैं, तो अंडाणु को निषेचित कर देते हैं और परिपक्व कर देते हैं, जिसकी वजह से एक नई संतति का निर्माण होता है। शुक्राणु बहुत ही सूक्ष्म, लंबी एवं सर्पाकार रचना होती है। जो परिपक्व शुक्राणु की अगर लंबाई देखी जाए तो 5 माइक्रोन के करीब होती है और जो संपूर्ण शुक्राणु को अगर देखा जाए तो 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो हिस्सा है उसको सिर, दूसरे हिस्सा को ग्रीवा और तीसरे हिस्सा को बॉडी, और जो सबसे अंतिम हिस्सा जो उसका रहता है उसको पूंछ के नाम से जाना जाता है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो है कि हमारे शरीर के पुरुषों के अंदर कौन से प्रजनन अंग पाए जाते हैं। अब जो प्रजनन अंग हैं उनके अंदर शुक्राणुओं का जो निर्माण का जो करना है, किस प्रकार से वो निर्माण का शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वृषण के अंदर हमने पढ़ा था कि शुक्र वाहिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि जो शुक्राणुओं का निर्माण करने का कार्य करती हैं। यह एक विशेष प्रकार के कोश के रूप में उत्पन्न करना होता है जिसे स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। स्पर्मेटोसाइट्स ही जो है परिपक्व होकर शुक्राणुओं का रूप जो है वो धारण करते हैं। अब जो प्रत्येक जो स्पेरोमोटोसाइट्स है वो 2 भागों के अंदर बटा हुआ रहता है जिसको स्पर्मेटिडस कहते हैं, और प्रत्येक स्पर्मेटिडस एक स्वतंत्र शुक्राणु का जो रूप है वो धारण करते हैं, और प्रत्येक स्पर्मेटिडस में 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यानी कि ऐसा कहा जाए कि जो 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अगर इनकी जो मात्रा है अगर टोटल देखी जाए तो ये 46 रहते हैं, यानी कि 23 जोड़ी है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हैं। अब इसमें से 22 क्रोमोसोम जो ऐसे हैं वो हैं अलिंगी होते हैं, लेकिन जो एक क्रोमोसोम है, एक जोड़ी क्रोमोसोम, वो लिंगी क्रोमोसोम्स होते हैं। और यही जो एक जोड़ी क्रोमोसोम है वो लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। लिंग निर्धारण का मतलब है यूँ कहा जाए कि लड़की की उत्पत्ति होगी या लड़के का उत्पत्ति होगी, वो इसी के आधार पर निर्भर करता है। यानी कि जो बनने वाली संतति है वो फीमेल है या मेल है, वो इसी क्रोमोसोम के आधार पर उत्पन्न होगा या उसी के आधार पर हम पता लगा सकते हैं।
जैसे कुल क्रोमोसोम्स जो हैं 23 जोड़ी क्रोमोसोम यानी कि 46 क्रोमोसोम। इन 46 क्रोमोसोम्स के अंदर देखा जाए तो 22 जोड़ी जो हैं वो क्रोमोसोम अलिंगी होते हैं, और जो एक जोड़ी इसके अंदर से निकलता है क्रोमोसोम, उनको लिंगी क्रोमोसोम्स कहते हैं। यानी कि इन्हीं के आधार पर लिंग का निर्धारण होगा। लिंग निर्धारण यानी कि महिला पुरुष उत्पन्न होने वाली संतति, यानी कि लड़की होगी लड़का होगा, वो इसी के आधार पर निर्भर होगा। अगर यूँ कहा जाए कि जो एक्स वाई जो क्रोमोसोम है और एक होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम, जो एक्स एक्स क्रोमोसोम है वो होते हैं लड़की उत्पन्न करने वाले क्रोमोसोम, और जो एक्स वाई क्रोमोसोम है वो होते हैं लड़का उत्पन्न करने वाले क्रोमोसोम। यानी कि जो एक्स वाई जो क्रोमोसोम है वो लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्पन्न होने वाली संतति लड़का है या लड़की है, उसी के आधार पर हम पता लगा सकते हैं। इसकी जो प्रक्रिया रहती है वो है कि महिलाओं के अंदर जो क्रोमोसोम है वो है एक्स एक्स, और पुरुष के अंदर पाए जाने वाले हैं एक्स वाई। जब एक्स का निषेचन एक्स के अंदर होगा तो वो एक्स एक्स बनेगा, यानी कि उत्पन्न संतति लड़की है। वापस जब महिला के दूसरे जो है उनका जब निषेचन होगा वो एक्स वाई होगा, यानी कि लड़का है, और जब इसका होगा तो वापस उत्पन्न होगी एक्स एक्स। फिर वापस जब इसका निषेचन होगा तो एक्स वाई, यानी कि लड़का लड़की का जो उत्पत्ति है वो इसी के आधार पर हम पता लगा सकते हैं। यूँ कहा जाए कि जब लड़की पैदा होने के लिए जो स्त्री है नहीं बल्कि पुरुष जो हैं वो हमेशा उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि स्त्री के अंडाणु में मात्रा में केवल जो है एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जबकि पुरुष के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम पुरुष के अंदर पाए जाते हैं, और महिलाओं में है एक्स वाई एक्स एक्स। अब एक्स का निषेचन एक्स एक्स, वापस एक्स का निषेचन एक्स एक्स, अब वाई का निषेचन एक्स वाई, और जब वाई का वापस निषेचन आगे होगा तो एक्स वाई। जो एक्स वाई वाले हैं वो लड़का उत्पन्न करते हैं, और एक्स एक्स जो है वो लड़की उत्पत्ति करते हैं। अगला जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव भी वृषण के अंदर ही होता है। यह हार्मोन ही पुरुष में पुरुषत्व का गुण लाता है, यानी कि शुक्रजनन कोशों पर क्रिया करता है और उसके विकास में सहायता भी करता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुषों के अंदर निकलने वाला हार्मोन है, जो कि पुरुष जो प्रजनन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यानी कि यूँ कहा जाए कि जो पुरुषों के अंदर उनके जो लक्षण हैं उनको दिखाने में उनको उत्पत्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रहता है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है स्त्री प्रजनन तंत्र, यानी कि महिलाओं के प्रजनन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो महिला जो प्रजनन तंत्र है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, बाहरी जनन अंग और एक होता है आंतरिक जनन अंग। बाहरी जनन अंग जो है उसके अंदर आता है, पहला है वृहत ओष्ठ, दूसरा उसके अंदर जो रहता है वो है लघु ओष्ठ, और जो तीसरा है वो है रतिशैल, और जो फोर्थ है वो है भग्न शिश्निका, और फिफ्थ है योनि, और सिक्स्थ है योनि द्वार। आंतरिक अंग के जो अंग हैं वो बाहर से भीतर की ओर श्रोणि में उपस्थित रहते हैं, जैसे कि पहला है गर्भाशय, दूसरा है अंड या अंड वाहिनी नलिका, और तीसरा जो है वो है अंडाशय या फिर यूँ कहा जाए डिंबाशय। तो जैसे कि हम पहला पढ़ेंगे बाहरी अंग के बारे में। वृहत ओष्ठ, इसमें अगर देखा जाए तो महिलाओं के अंदर जो वृहत ओष्ठ वाली स्थिति है उसमें दो मोटी तह पाई जाती है,
ये तहें जो होती हैं वो संयोजक ऊतकों की बनी होती है और वृहत ओष्ठ ही जो है वो योनिद्वार या भग के रूप में दोनों किनारों को बनाता है। वृहत ओष्ठ के ऊपर अगर देखा जाए तो सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं जो भीतरी सतह पर रक्त वाहिनियों और तंत्रिकाओं के द्वारा पाए जाते हैं वहाँ पर। दूसरा जो हिस्सा है वो है लघु ओष्ठ। लघु ओष्ठ भी जो है संयोजी ऊतकों का बना होता है। इसमें देखा जाए तो वश्य तंतु के नहीं के बराबर पाए जाते हैं और ये दो छोटी त्वचा की तह के रूप में वृहत ओष्ठ के भीतरी भाग के अंदर पाया जाता है। फिर हमारा आता है जैसे भग्न शिश्निका। भग्न शिश्निका जो है स्त्रियों का सबसे अधिक उत्तेजक अंग होता है। यह प्रधान के अग्र भाग में उपस्थित रहता है। फिर जो है अगला हिस्सा है वो है योनि। योनि जो है यह एक नली की भांति होती है जो बाहर की ओर वृहत ओष्ठ और जो लघु ओष्ठ में खुलती है और अगर देखा जाए तो उसके अंदर की ओर यह गर्भाशय की ग्रीवा तक जाती है और गर्भाशय की ग्रीवा के अंदर ये सिकुड़ती हुई बंद रहती है हमेशा। और जो प्रसव का जो समय रहता है उसी समय अगर देखा जाए तो ये चौड़ाई में बदल जाती है और योनि का जो हिस्सा अगर देखा जाए तो चिकना लसलसे से पदार्थ को स्रावित करता रहता है, यानी कि यूँ कहा जाए कि वो हमेशा उसको चिकना बनाए रखने में अपना योगदान देता है। उसके अलावा जो उसके स्राव निकलता है वो विभिन्न जीवाणुओं को विषाणुओं को नष्ट करने में अपना पूरा का पूरा योगदान भी देता है। अगला जो हिस्सा है वो है योनि द्वार। योनि द्वार को अगर देखा जाए तो उसमें एक छिद्र पाया जाता है जिसको योनि छेद के रूप में भी कहा जाना जाता है। योनि छेद जो है एक महीन पर्दे या झिल्ली के द्वारा ढका हुआ रहता है जो कि योनि द्वार की रक्षा करने का कार्य करता है। और अगर जो प्रथम संभोग कहा जाए या मैथुन कहा जाए उसके समय यह झिल्ली फट जाती है और थोड़ा सा रक्तस्राव भी होता है जो कि आगे की संतति की उत्पन्न के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है। तो आज अभी तक हमने पढ़ा था पुरुष जनन अंग और दूसरा हमने पढ़ा था महिलाओं में जो आंतरिक जो उसके बाहरी प्रजनन अंग है उनके बारे में। अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।